हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है बेटा, हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। 3 एप्लीकेशंस अपन ने देख लिए बेटा। द फर्स्ट वन वाज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकंड क्या किया था बेटा? टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड द थर्ड वन टू फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ये सारी चीजें अपन ने देखी। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं, सर ये सारी चीजें तो हमने कर ली, लेकिन हमारे कॉमर्स में इसका क्या यूज है? तो द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, अभी देखो, इन द लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था मैथमेटिक्स में ही और उसके साथ इकोनॉमिक्स में भी कि डिमांड इज अ फंक्शन। डिमांड किसका फंक्शन है बेटा? इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो अपन क्या बोले? डिमांड इज एफ ऑफ पी, मतलब डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। करेक्ट? The next one, that is the marginal demand. Marginal demand क्या है बेटा? Marginal demand will be the derivative of demand with respect to price. Demand is a function of what बेटा? Price. तो marginal demand क्या है बेटा? Marginal demand is the derivative of demand with respect to price. मतलब rate of change of demand with respect to price. मतलब कितना price change होने के ऊपर कितना demand में change होगा, that is the marginal demand. Okay बेटा? So the marginal demand is the rate of change of demand with respect to price. इसके लिए derivative of demand with respect to price. Okay. Now the next one is the supply function, demand and function. अब supply is also a function of price. तो हम लोग f के बजाय, इसने g बोला, another नाम दिया उसको function को, अपन f भी बोल सकते हैं। Supply is the function of price. Marginal supply क्या आएगा बेटा? It is the derivative of supply with respect to price. Derivative of supply with respect to price. Okay बेटा. Then the total cost function. टोटल कॉस्ट फंक्शन किसका है बेटा? इट इज द फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। एक्स क्या है बेटा? एक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। सो द टोटल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो सी इज एफ एक्स, मतलब टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय सी एम, मार्जिनल कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय सी एम इज derivative of cost function with respect to x, dc by dx, dc by dx. And what about the average cost? Average cost is c upon x, मतलब total cost divided by number of items. अपने को पता है बेटा एवरेज कैसे निकालते बेटा? The total cost upon number of items. Okay, so this is the average cost. Now what about the revenue? Revenue पता है बेटा? What is revenue? Revenue is the total amount which is in the hands of the supplier. मतलब सपोज ये बोतल, एक बोतल 10 रुपए की है बेटा, 10 बोतल अगर मैं बेचता हूं तो मुझे कितने मिलने वाले? 100 रुपीज। आई विल गेट 100 रुपीज। लेकिन ये सारे 100 रुपीज मेरे है क्या बेटा? नहीं, जिसमें से मुझे ये बाय करने के लिए कुछ खर्चा आया बेटा, वो उसमें से मैं माइनस करूंगा। सो द रेवेन्यू इज द एक्चुअल अमाउंट विच कम्स इन माय हैंड। ओके, जिसमें से कॉस्ट अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा अपना प्रॉफिट। ओके, सो एंड रेवेन्यू इज अपने को पता है, दैट इज रेवेन्यू क्या है बेटा? P इंटू डी। P क्या है बेटा? प्राइस ऑफ वन आइटम। P क्या है बेटा? प्राइस ऑफ वन आइटम इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब नंबर ऑफ आइटम्स मतलब क्या रहेगा बेटा? डिमांड। जितनी डिमांड है उतने नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे। सो द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू डिमांड। अभी देखा था बेटा, द प्राइस ऑफ वन बॉटल 10, बेचे कितने? 10, डिमांड कितनी थी? 10 की। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा बेटा? 10 into 10 is 100. So we can very well write this formula. The total revenue is R is equal to P multiplied by D. Price multiplied by demand. मतलब price multiplied by the number of items. Average revenue क्या आएगा फिर? Average revenue क्या आएगा बेटा? Total revenue divided by number of items. That is the demand. R upon D. तो R क्या है बेटा? P upon D है. P upon D divide by D. D will get cancelled. So the average revenue is nothing but the price of one article. P, that is the price of one article. That is the average revenue. What is the total profit? Total profit is total revenue minus the total cost. Now using this knowledge, we are now in a position to discuss price elasticity of demand. Already आपने इसको इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। एक बार just 2 मिनट में अपन इसको डिस्कस करेंगे। The price elasticity of demand, which is usually referred as elasticity of demand. Price elasticity of demand, उसको पूरा नहीं बोलते हुए सिर्फ अपन elasticity of demand बोलते हैं, and it is denoted by eta. ये क्या है बेटा? eta. Okay, it is a
it is a Greek letter. It is a Greek letter. So the elasticity of demand eta is given by minus P upon D. P क्या है बेटा? Price है, D is demand, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस उल्टा लेना है बेटा. इधर D नीचे ना तो इधर D ऊपर. माइनस P अपॉन D, dd अपॉन dP, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब अपन देखते हैं तो अपने को क्या क्या चीजें मिलती है. देखो बेटा, डिमांड इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस. बराबर है ना बेटा? जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या होता है बेटा? कम होता है. ये किसने बनाया? मार्शल ने बनाया ना ये रूल. यस. तो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस विल बी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव रहेगा. इफ डिमांड इंक्रीजेस, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. सो dd अपॉन dp इज यस लेस देन जीरो. मतलब अगर नेगेटिव आया तो वी कैन से दैट द डिमांड इज डिक्रीजिंग. एंड डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज ऑलवेज नेगेटिव. याद रखो बेटा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑल्सो प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिव. प्राइस भी पॉजिटिव है, डिमांड भी पॉजिटिव. तो ये जो ईटा है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी अपॉन डी, dd अपॉन dp, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो. क्यों बेटा? ये माइनस साइन है. dd अपॉन dp ये भी नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. p एंड d पॉजिटिव है, इसके लिए ये जो ईटा है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. याद रखो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. क्यों बेटा? क्योंकि ये dd अपॉन dp ये नेगेटिव है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है. p पॉजिटिव एंड d इज पॉजिटिव. प्राइस नेगेटिव रहती है क्या बेटा? और डिमांड नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं रहता. अभी इसमें से क्या क्या चीजें अपने को पता चलती है. देखो बेटा, इफ ईटा इज जीरो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, इट मीन दैट डिमांड इज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइस. डिमांड इज कांस्टेंट. प्राइस बढ़ो या घटो डिमांड उतनी ही रहने वाली है. ओके, डिमांड उतनी ही रहने वाली है. ओके, इन दिस सिचुएशन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. क्या बोलते हैं अपन इसको? द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. कब बेटा? अगर ईटा जीरो है तो डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. उसके बाद सेकेंड में क्या है बेटा? इफ दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइज बिटवीन 0 and 1 then it is relatively inelastic. Relatively inelastic. And if it is exactly 1, it is exactly proportional to the price and demand is said to be unitary elastic. It is said to be unitary elastic. 1 है मतलब 1 मतलब unit, it is unitary elastic. And last, if it is greater than 1, it is relatively elastic. It is relatively elastic. Okay? तो ये जो चीजें है ना बेटा, एक बार वापस अपन लिख के लेंगे बेटा. सबसे पहले ओके, अभी अपने को इसमें क्या चाहिए बेटा? Yes, eta, that is elasticity of demand, is minus P upon D into dd upon dP. तो क्या है तो बेटा? dd upon dP जो है ये हमेशा नेगेटिव होता है. तो eta क्या आएगा बेटा? माइनस P and D. P and D are positive. P and D are positive. और dd by dP ये क्या आता है बेटा? नेगेटिव आता है. माइनस ऑफ माइनस क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ माइनस, दैट इज पॉजिटिव. इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके ओके. नाउ अभी इसमें से सबसे पहले अगर ये जीरो आता है तो क्या आता है बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो. इसका मतलब है प्राइस का डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं है. प्राइस बढ़ो या घटो डिमांड उतनी ही रहने वाली है. ओके, तो इसको क्या बोलते बेटा अपन? वी से दैट द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक जब बोलते हैं ना बेटा, तो ईटा कितना आता है बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आता है बेटा? जीरो. ये जीरो आता है. सेकेंड, अगर ये जीरो से ज्यादा लेकिन 1 से कम आता है, देन वी से इट टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. परफेक्टली की जगह क्या नाम आएगा बेटा? रिलेटिवली इनइलास्टिक. रिलेटिवली इनइलास्टिक आता है बेटा ये. ओके, परफेक्टली कब? अगर जीरो है, 0 से 1 रहा तो पर रिलेटिवली इनइलास्टिक. ओके, नाउ द थर्ड वन, अगर ये एग्जैक्टली 1 आता है देन डिमांड इज यूनिटरी. 1 मतलब यूनिट, तो यूनिटरी इलास्टिक. अभी इसका मतलब क्या है बेटा? If eta is 1, then we say that demand is exactly proportional to price. Okay, मतलब पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो प्राइस के ऊपर. And the last one, that is the fifth one,
if it is greater than 1. If it is greater than inelastic, relatively elastic beta, relatively. These are the four what we can conclusions, inference which we can draw from the value of eta. अगर value of eta 0 आ गई then it is perfectly elastic. 0 और 1 के बीच में आई तो relatively inelastic. 1 आ गई तो perfectly elastic और 1 से ज्यादा आ गई तो relatively elastic. Okay बेटा, relation between marginal revenue, average revenue and the elasticity of demand. Marginal revenue अपन ने देखा है बेटा, क्या है बेटा, derivative of revenue with respect to price. तो RM क्या है बेटा, dr upon dd. This is the formula which we need. The marginal revenue is given by price into 1 minus 1 upon eta, or marginal revenue is P क्या रहता बेटा, average revenue. So what is the relation? Marginal revenue is equal to average revenue into bracket 1 minus 1 upon eta. Right beta? Okay. Now we'll go for the marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. तो consumption के लिए अपन propensity find करने हैं बेटा. Now for any person with income X, अगर उसका income X है, the consumption expenditure will depend on his X. Expenditure किस पे होगा बेटा, उसके इनकम पे होगा बेटा. अगर इनकम ज्यादा है तो उसका एक्सपेंडिचर नेचुरली ज्यादा करेगा वो, अगर इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर कैसे करेगा वो, तो वो कम करेगा. राइट. सो द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी डेरिवेटिव ऑफ EC अपॉन DX. EC क्या है बेटा, अपन यहां पर देखा है बेटा, E क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ X. एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ X, तो E कितना आ गया, FX आ गया. Okay, so this is the first formula. Marginal propensity to consume will be derivative of EC upon DX, that is derivative of expenditure with respect to X. And APC, average propensity to consume, will be EC divided by X. So these are the two formulas which we need. MPC is equal to DEC upon DX and APC is equal to EC upon X. अभी ये कंज्यूम का हो गया. अभी सेविंग का क्या होगा, if S is the saving of a person with income X, again marginal propensity to save, S मतलब save है बेटा, will be DS upon DX. DS upon DX. So the average propensity will be S upon X. Okay, what we know that X क्या है बेटा, income. X क्या है बेटा, income is equal to EC मतलब expenditure plus saving. बराबर है कि नहीं बेटा. तो अगर दोनों को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 is equal to derivative of EC upon DX plus derivative S upon X. तो ये क्या है बेटा, MPC plus MPS is 1. ये हमेशा याद रखो बेटा, MPC plus MPS is equal to 1 and APC plus APS ये भी कितना आता है बेटा, 1 आता है. So these are the formulae which we are going to require. ये सारे फॉर्मूले बेटा आपने लिख के रखने हैं एक साथ. The demand function of a commodity at a price is given as D is equal to 40 minus 5P upon 8. Check whether it is increasing or decreasing. ये अपने को चेक करना है, ये increasing है कि decreasing है. Right बेटा. So let's try to check. The first one, exercise number 4.4 का. The demand function D is given by 40 minus 5P upon 8. Now check whether it is increasing or decreasing. तो उसके लिए increasing और decreasing के लिए अपन क्या करते हैं, derivative of demand with respect to price with respect to P. 40 constant है बेटा, उसका derivative क्या आएगा, 0 minus 5 upon 8 is constant. P का derivative negative आ गया बेटा. dd by dp is माइनस 5 अपॉन 8 मतलब नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो गया बेटा, नेगेटिव आ गया मतलब यस क्या आ गया बेटा, इट इज डिक्रीजिंग. व्हाट वी कैन से, डिमांड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस. ओके बेटा, डिमांड इज द प्राइस P for the demand D. P is the price, D is the demand. Is given as P is equal to 183 plus 120D minus 3D square. Find the D for which the price is increasing. Same question है बेटा, only in terms of P and D. तो क्या दिया बेटा, price is equal to 183 minus 120D plus है बेटा minus 3D square. Find D for which the price is increasing. Now we have to find price increasing कब है, तो क्या करेंगे बेटा, differentiate with respect to D. तो क्या आएगा बेटा, dp by dd is equal to 183 तो कांस्टेंट है बेटा, डेरिवेटिव 0. इसका क्या आएगा बेटा, 120, डेरिवेटिव ऑफ d is 1 minus 3 d स्क्वायर का कितना आता है बेटा, 2d. So dp by dd is equal to 120 minus 6d. Now for the price to be increasing,
फॉर द प्राइस टू बी इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने को पता है बेटा, dp बाय dd शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 120 माइनस 6d शुड बी ग्रेटर देन 0, 120 माइनस 6d शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके बेटा, तो क्या आएगा बेटा? 120 विल बी ग्रेटर देन 6d, 6 इधर आ जाएगा बेटा, 120 डिवाइडेड बाय 6 विल बी ग्रेटर देन d, मतलब क्या आ गया बेटा? 20 इज ग्रेटर देन d, 20 जो है ये d से बड़ा है, मतलब d इज स्मॉलर देन 20। अगर डिमांड 20 से कम है देन द प्राइस विल बी इंक्रीज। तो अपन क्या करेंगे बेटा? फॉर प्राइस टू बी इंक्रीजिंग d शुड बी लेस देन 20। ओके बेटा, इतना आसान है ये। सो लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड में क्या है बेटा? द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन एज c is equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the values of x which the total cost is decreasing है बेटा अभी. Now it is decreasing. So let's try to solve this. c कितना है बेटा? c is 100 plus 600x minus 3x square. Okay. For increasing and decreasing क्या करेंगे बेटा अपन? Differentiate with respect to x. 100 constant है, derivative 0, 600 x का derivative 1 माइनस 3 टू एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना आएगा बेटा? dc बाय dx विल बी 600 माइनस 6x। अब फॉर कॉस्ट टू बी डिक्रीजिंग, फॉर कॉस्ट टू बी डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए बेटा? dc बाय dx शुड बी लेस देन 0, निगेटिव आना चाहिए बेटा। इसका मतलब 600 माइनस 6x विल बी लेस देन 0, माइनस 6x विल बी लेस देन माइनस 600। इसका मतलब है 6x विल बी ग्रेटर देन 600, बराबर है बेटा? दोनों माइनस साइन जब अपने को उड़ाना है लेस देन और इक्वल टू में, तो डायरेक्ट अपन उड़ा देते हैं माइनस 600 अपॉन माइनस 6, प्लस नहीं, यहां पर साइन चेंज हो जाती है बेटा। अपने को सीधी सी बात है, देखो माइनस 3 जो है ये माइनस 4 से बड़ा है, मानते हो क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? अगर मैंने 3 लिया और 4 लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? चेंजेस। इसका मतलब है अगर मैं माइनस साइन बढ़ाता हूं तो ये ग्रेटर देन और लेस देन क्या हो जाती है बेटा? इंटरचेंज हो जाती है। यहां पर लेस देन था, क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। सो x विल बी ग्रेटर देन 600 अपॉन 6, x विल बी ग्रेटर देन 100। तो आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? फॉर टोटल कॉस्ट टू बी डिक्रीजिंग, क्या होना चाहिए बेटा? नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी ग्रेटर देन 100, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी ग्रेटर देन, शुड भी लिखना पड़ेगा बेटा अपने को, ग्रेटर देन 100। ओके बेटा, 100 से ज्यादा आना चाहिए बेटा। ये वर्डिंग्स में आपको आंसर लिखना कंपलसरी है, राइट ना बेटा? दोस्तों आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो HGCA लेक्चर्स है ना, वो आपके पास 2 तरीके से पहुंचते हैं। एक तो YouTube सीरीज है अपनी जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं जिस पर, और दूसरा जो है हमारा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। इसमें क्या होता है ना कि ये सारे फैकल्टी जो आपके सामने है वो आपके साथ बिल्कुल लाइव इंटरैक्ट करेंगे। जीमीट पर हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे बेटा। अगर कोई आपका लेक्चर मिस भी होता है तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है इसमें, किसमें? आपके प्रीमियम बैच में। हम लोग जो कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं वो है 11th 12th CA फाउंडेशन एंड इवन बीकॉम। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो फिर चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग पार्ट। द फोर्थ वन, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम एट द टोटल कॉस्ट, क्या दिया बेटा? ये टोटल कॉस्ट है 180 प्लस 4x। The demand function is given by P is equal to 240 minus X. Find the X for which the revenue is increasing and the profit is also increasing. Okay बेटा? Okay. क्या करेंगे बेटा अपन? ये लिख के लेंगे अपन। The total the manufacturing company produces X items, total cost 180 plus 4X. तो क्या क्या दिया है अपन वो लिख के लेंगे बेटा। Now first number of items produced कितना है बेटा? x, राइट? तो टोटल कॉस्ट c, टोटल कॉस्ट c कितना है बेटा?
the total cost is 180 plus 4x, 180 plus 4x, right? Okay, now the demand function, demand P is equal to 240 minus x. This is the demand for this product. Find x for which the revenue is increasing. पहले क्या है बेटा, revenue is increasing. पहले इसमें बेटा रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड देन प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. तो पहले तो अपन रेवेन्यू निकालेंगे. रेवेन्यू पता है बेटा अपने को, रेवेन्यू क्या है बेटा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिमांड, करेक्ट ना बेटा. अब ये कितना आता है बेटा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिमांड किया था अपन ने. इट विल बी P इंटू एक्स. P इंटू एक्स मतलब 240 माइनस एक्स इंटू एक्स. सो व्हाट विल बी योर रेवेन्यू, रेवेन्यू विल बी 240x माइनस एक्स स्क्वायर. ये आएगा आपका रेवेन्यू. अभी फॉर रेवेन्यू टू बी इंक्रीजिंग dr बाय dx कितना आएगा बेटा, 240 माइनस 2x. नाउ फॉर रेवेन्यू टू बी इंक्रीजिंग क्या आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, dr बाय dx शुड बी ग्रेटर देन 0. इंक्रीजिंग है ना बेटा, तो ग्रेटर देन 0. 240 माइनस 2x विल बी ग्रेटर देन 0. माइनस 2x विल बी ग्रेटर देन माइनस 240. क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैंने माइनस साइन हटा दिया तो पिछले प्रॉब्लम में देखिए बेटा, ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन 240. इट विल बी लेस देन 240. 2x विल बी लेस देन 40, x विल बी लेस देन 120. ओके, तो अगर उसको रेवेन्यू मैक्सिमम चाहिए तो x शुड बी लेस देन 120. ओके, प्रॉफिट क्या है बेटा, प्रॉफिट को अपन डिनोट करते हैं पाई से, और ये कितना है बेटा, इट इज रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अब रेवेन्यू कितना आया था बेटा अपना, रेवेन्यू अपना आया था 240x माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट उसने दिया है बेटा अपने को, कितना दिया है बेटा उसने, टोटल कॉस्ट इज 180 प्लस 4x, राइट ना बेटा. अब ये कितना आएगा, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x. तो ये कितना आता बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 180, करेक्ट ना बेटा. नाउ अगर अपने को प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 2x प्लस 236. एंड नाउ फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम, फॉर प्रॉफिट टू बी अपने को नॉट मैक्सिमम, इंक्रीजिंग should be greater than 0. मतलब minus 2x plus 236 will be greater than 0. Minus 2x will be greater than minus 236. माइनस साइन अगर हटा दिया तो greater than क्या हो जाएगा, less than upon 2. x will be less than 236 upon 2. x will be less than 180. Okay बेटा. So the two answers are for revenue to be increasing, revenue to be increasing, number of articles x should be less than कितना आया था बेटा, 120. and for profit to be increasing, profit to be increasing क्या होना चाहिए बेटा, x should be less than 118. okay बेटा. so these are the two answers which is required. the remaining problems बेटा we'll see in the coming lecture. till then bye. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आ रही है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें आप हमें प्लीज़ फॉलो करो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.